देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,58,000 के पार। अब तक 4,531 लोगों की हो चुकी है मौत। सबसे बड़ी चुनौती दिल्ली और मुंबई के लिए। दोनों राज्यों में अकेले 49,000 है केस। जम्मू कश्मीर में चला बड़ा आतंकी हमला। पुलवामा की तरह गाड़ी में रखी गई थी आईईडी। सुरक्षा बलों ने वक्त रहते किया डिफ्यूज। जानकारी के अनुसार हिजबुल मुजाहिदीन का एक आतंकी चला रहा था गाड़ी। अमेरिका के दबावों के बाद डब्ल्यूएचओ के पास हो रही फंडिंग की कमी। फंडिंग जुटाने के लिए संगठन अपना रहा अलग अलग तरीके। अब आम लोगों से भी संगठन लेगा आर्थिक मदद। डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर टेड्रोस ने की इसकी घोषणा। भारत चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता करने की कही बात। डोनाल्ड ट्रंप ने किया ट्वीट, अमेरिका भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के मुद्दे पर मध्यस्थता करने के लिए है तैयार। बता दें, सीमा विवाद को लेकर लद्दाख में भारतीय और चीनी सैनिक आए थे आमने सामने। चीन की शह से सीमा पर और कश्मीर में बढ़ सकती है पाकिस्तान की हरकतें। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि चीन की ओर से दिखाई जा रही आक्रामकता का फायदा पाकिस्तान कश्मीर में उठाने की करेगा कोशिश। लॉकडाउन का नियम तोड़ने पर दाती महाराज को किया गया गिरफ्तार। बता दें, पिछले दिनों लॉकडाउन के दौरान शनि धाम मंदिर में किया गया था धार्मिक आयोजन। कई संख्या में पहुंचे थे लोग। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनादेश एक्सप्रेस लाइव में और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया भट्ट। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां जम्मू कश्मीर में एक बड़ा आतंकी हमला टला है। जी हां, जम्मू कश्मीर में पुलवामा जैसे आतंकी हमले की साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। यहां पुलवामा के पास एक सेंट्रो गाड़ी में आईईडी यानी कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस प्लांट की गई थी, जिसकी समय रहते पहचान कर ली गई। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने वक्त रहते ही इस बम को डिफ्यूज कर दिया। अब इस मामले की जांच एनआईए करेगी। जल्द ही एनआईए इस इलाके का दौरा भी करेगी। पुलवामा पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी ने एक साथ एक्शन लेते हुए इस गाड़ी की पहचान की और इसमें आईईडी के होने का पता लगाया। तभी बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया गया और लास्ट में इस आईईडी ब्लास्ट को टाल दिया गया। बताया जा रहा है कि गाड़ी को एक आतंकी चला रहा था, जो हिजबुल मुजाहिदीन का एक आतंकी है। इस गाड़ी को पुलवामा के रजपुरा रोड के पास शादीपुरा में पकड़ा गया है। चीन की शह से सीमा और कश्मीर में पाकिस्तान की हरकतें बढ़ सकती हैं। जी हां, भारत को यहां पर अब ये समझना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से हमेशा से पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतें दिखाने में कभी पीछे नहीं रहा है, और ऐसे में पाकिस्तान को चीन से अब शह मिलना भारत के लिए एक अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि लद्दाख में चीन सेना से तनातनी के बीच कश्मीर में पाक प्रायोजित आतंकवादी घटनाएं बढ़ने का अंदेशा जताया जा रहा है। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि चीन की ओर से दिखाई जा रही आक्रामकता का फायदा पाकिस्तान कश्मीर में उठाने की कोशिश करेगा। चीन की ओर से पाकिस्तानी हरकतों को शह मिलने का अंदेशा भी जताया जा रहा है, इसीलिए सभी सुरक्षा बलों को उच्च अलर्ट पर रखा गया है। सूत्रों ने ये जानकारी दी है कि चीन कई मोर्चे पर ध्यान बटाने की कोशिश भी कर सकता है। इस मकसद से पाकिस्तान को शह देकर कश्मीर में अस्थिरता फैलाने की कोशिश तेज हो सकती है, जिस पर भारत को अब अलर्ट रहने की जरूरत है। प्रवासी मजदूरों के पलायन का मुद्दा पूरे देश भर में छाया हुआ है। इसी कड़ी में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक बार फिर से इस मुद्दे को लेकर के केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। सोनिया गांधी ने गुहार लगाई है कि मोदी सरकार मजदूरों के लिए खजाना खोले। इसके साथ ही सोनिया गांधी ने हर परिवार को 6 महीने तक 7500 रुपए प्रति माह देने की भी मांग की है। सोनिया गांधी ने कहा, पिछले 2 महीने कोरोना वायरस के कारण पूरा देश गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। आजादी के बाद पहली बार दर्द का मंजर सबने देखा कि लाखों मजदूर नंगे पांव भूखे प्यासे हजारों किलोमीटर पैदल चलकर घर जाने के लिए मजबूर हुए। उनकी पीड़ा सिसकी को देश के हर दिल ने सुना, लेकिन शायद सरकार ने नहीं सुना। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे उत्तर प्रदेश के बहराइच के राम गांव की खबर का, जहां उस समय सनसनी फैल गई जब कमरे के अंदर फांसी के फंदे में विवाहिता का शव लटका मिला, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतका के घर वालों ने ससुरालियों पर दहेज के लिए प्रताड़ित कर विवाहिता को मारकर लटकाने का आरोप लगाया है, जिसकी तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई है। और अब खबर सहसपुर से है, जहां सहसपुर पुलिस को आज बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने आज एक राशन की कालाबाजारी करने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। जी हां, पुलिस ने सरकारी खाद्यान्न के 41 कट्टे
चावल और अन्य सामान समेत आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी के साथ ही जो सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता है उसकी तलाश लगातार जारी है। पुलिस के अनुसार पकड़े गए 96 कुंटल चावल की कीमत 2,88,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने अभियुक्त के मकान से चावल के कट्टे, सिलाई मशीन, इलेक्ट्रिक कांटा, परखी, झाबा, चाकू समेत कई सामान बरामद किए हैं। अभियुक्त की गिरफ्तारी शंकरपुर रोड से की गई है, जिसकी पहचान सुरेश चंद निवासी शंकरपुर रोड निकट पंचायती घर के रूप में हुई है। साथ ही आरोपी ने पूछताछ में ये जानकारी दी है कि ये सब सरकारी चावल है। मैंने ये सलीम अहमद कोटे वाले जंगलात रोड से सस्ते दाम में खरीदे हैं। इन्हें मैं अन्य कट्टों में भरकर महंगे दाम में बाजार में बेचता हूँ। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबर का, जहां पिछले कई दिनों से कोरोना संकट के बीच उत्तराखंड के जंगलों में भीषण आग लगने की खबर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसमें जंगल की 71 हेक्टेयर जमीन पूरी तरह से बर्बाद होने का दावा किया जा रहा है, जिस पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दुख जताते हुए ऐसी खबरों को भ्रामक बताया है। वहीं प्रमुख वन संरक्षण जयराज ने ये जानकारी दी कि राज्य में स्थिति काफी बेहतर है। पिछले साल के मुकाबले इस साल स्थिति काफी बेहतर है और ये जरूरी है कि सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार का तथ्यपरक और विनम्रता से खंडन किया जाए। नमस्कार, मैं जयराज, हेड ऑफ उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। मैं ये बताना चाहूँगा कि इस समय गर्मी बढ़ रही है और फॉरेस्ट में, उत्तराखंड के फॉरेस्ट में आग की घटनाएं भी हो रही हैं, पर स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है। पिछले साल की तुलना में इस समय तक सिर्फ 6.5% हमारे जंगलों में आग लगी है। कहने का मतलब ये है कि इस साल स्थिति बहुत अच्छी है इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बड़ी मुस्तैदी से अपना काम कर रहा है, फॉरेस्ट फायर्स को कंट्रोल कर रहा है। पर जो बात ठीक नहीं है वो ये है कि सोशल मीडिया में कुछ लोग बहुत अफवाहें फैला रहे हैं। पिछले सालों की फॉरेस्ट फायर्स की फ़ोटो लगा रहे हैं। कहीं पर ये तक हो रहा है कि विदेशी जंगलों के जलने की फ़ोटो जो है उत्तराखंड के नाम से लगाई जा रही है। तो ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसे दुष्प्रचार करने वाले लोगों को हम वार्न करना चाहेंगे कि वो सावधान रहें। पब्लिक को गुमराह करना एक सीरियस ऑफेंस है, हम उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। मैं आम जनता से अपील करूंगा कि उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन हमने बड़ी ट्रांसपेरेंट तरीके से लगाई है, उसको देखिए। और सोशल मीडिया में जितने र्यूमर फैलाए जा रहे हैं उनसे ज़रा सावधान रहिए, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ एक सनसनी बनाने की बात है जिससे हमें परहेज करना है। जंगल आपके हैं, जंगली जीव हमारे वाइल्ड एनिमल्स आपके हैं, हम सब मिल कर के इनकी सुरक्षा करेंगे हर तरह से, चाहे बात फॉरेस्ट फायर्स की हो या कोई और बात हो, हम सब मिल के इसका सामना करेंगे। तो वहीं इस पूरे मामले पर डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार भी आ गया है, जहां उन्होंने भी यही कहा कि इस तरह की जो तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं वो सत्य से एकदम परे। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील भी की कि कृपया ऐसी अफवाहों पर ध्यान ना दें और ऐसी भ्रामक खबरों से सावधान रहें। ऐसी भ्रामक और असत्य खबरों को सोशल मीडिया में प्रचारित और प्रसारित करने वालों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर कठोर वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, गर्मी के सीजन में उत्तराखंड में जो काफ़ी फॉरेस्ट एरिया जंगलों में आग लगती रही है, पहले भी लगती रही है, किंतु इस वर्ष क्योंकि बारिशें लंबी चली हैं तो इस वर्ष जो जंगल की आग हो पिछले वर्षों की अपेक्षा काफ़ी कम लगी है। तो परसों से, कुछ दिनों से, 2-3 दिन से सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल गया, कल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हो गया कि एज इफ कि पूरे उत्तराखंड के सभी जंगलों में आग लगी हुई है, हर जिलों में आग लगी हुई है। और उसमें फ़ोटोग्राफ्स भी पुराने उत्तराखंड के फ़ोटोग्राफ यूज कर लिए 2016 के, या किसी विदेशी जो विदेशों के फ़ोटोग्राफ यूज कर लिए। तो ऐसा कर करके ऐसा माहौल बन गया जैसे कि पूरा उत्तराखंड जल रहा है। तो वो तथ्यों के परे था, झूठी अफवाह थी, उसको हमने कल काउंटर कर दिया है
अपने सोशल मीडिया से उत्तराखंड पुलिस की, और उसमें FIR भी लॉन्च की जा रही है। किसानों के मुद्दे को लेकर सियासत लगातार गरमाई हुई है, जिस पर कांग्रेस पार्टी लगातार किसानों के हितों के मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधने से बिल्कुल नहीं चूक रही। जी हां, जहां एक ओर कांग्रेस ने किसानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में सांकेतिक धरना देकर राज्य सरकार से किसानों के ऋण माफी की मांग की, साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने राज्य सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप भी लगाया है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने सोशल मीडिया के जरिए केंद्र और राज्य सरकार को घेरने की तैयारी कर दी है। जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस भवन में स्पीक अप इंडिया वेबसाइट की शुरुआत की, जिसके चलते कल 11 से 2 बजे तक फेसबुक, व्हाट्सएप के जरिए केंद्र और राज्य सरकार से कोरोना महामारी और लॉकडाउन पर केंद्र राज्य सरकार से प्रश्न किए गए। प्रदेश अध्यक्ष की माने तो इस वेबसाइट के माध्यम से आज जो हालात पैदा हुए हैं उसको लेकर केंद्र और राज्य सरकार से सवाल किए गए हैं, और साथ ही गरीब लोगों के खातों में जल्द से जल्द 10,000 रुपए डालने की मांग भी की गई, और राज्य में जो भी प्रवासी और गरीब लोग हैं उन्हें मनरेगा और अन्य माध्यम के जरिए रोजगार देने का काम करें। सिरे नहीं चढ़ पाए, और जो सुझाव हमने दिए थे, सुझाव को मानने से भी राज्य सरकार ने इनकार किया, और जब हाई बनाने का काम करो, सरकार ने अब उसमें सहमति व्यक्त की। अब सरकार जल्दबाजी में गवर्नमेंट साइंटिफिक सेंटर्स की व्यवस्था करने जा रही है, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं आज आपके सामने और हमारे सामने आप सब लोग भली भांति परिचित हैं। बेतार घाट नैनीताल में लंबे समय से उत्तराखंड आबकारी विभाग में तबादलों की खबर थी, और आखिरकार शासन ने इस विभाग में बड़ा फेरबदल कर दिया है। बता दें, शासन ने बड़ा फेरबदल करते हुए आबकारी विभाग के 10 अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं, जिसमें कई अधिकारियों को दूसरे जिले की कमान सौंपी गई है। ओमकार सिंह, पवन कुमार, हरीश कुमार, मीनाक्षी टमटा, रेखा जुयाल समेत कई अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। तो ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जनादेश एक्सप्रेस लाइव। नमस्कार।